तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आप फॉलो कर रहे हो A+ द्रोणा को, और अभी फ़िलहाल हम लोग सीरीज़ लेकर आए हुए हैं जिसमें हम लोग नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें बायो का रिवीजन करवा रहे हैं। और ये 15th वॉल्यूम आपके सामने है। देखिए, कोई भी वीडियो आप अगर देखते हैं तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि लाइक करो, कमेंट करो, और कोई ऐसा प्रोफेशनल यूट्यूबर तो मैं नहीं हूँ, बट एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। जब भी उस वीडियो को देखिए तो अपना एक ड्यूटी कर लीजिए कि हाँ, मैंने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया। ठीक है, तो इससे आपको भी पता रहेगा, मुझे भी पता रहेगा कि यह वीडियोस लोग देख रहे हैं, और मुझे भी एक वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगी। और ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है? 2123/2123। ठीक है, डेंटल फार्मूला एडल्ट के लिए कितना होता है? 2123/2123। और हमारे पास कुल जो 32 दांत होते हैं उसमें से 20 दांत ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में 2 बार आते हैं, इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं डाईफाइडोंट। और रिमेनिंग 12 जो होते हैं वो होते हैं मोनोफाइडोंट। कोई भी अगर आपको मिस करता है कोई भी पॉइंट, तो आप एक काम किया कीजिए, उसको 10 सेकंड है ना, उसको प्रीवियस कर लिया कीजिए, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। याद रखिए, जो मिल्क की प्रोटीन होती है ना, उस पर कौन सा एंजाइम काम करता है ना? तो आप याद रखना, रेनिन नहीं, रेनिन जो होता है वो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन। ये डबल एन वाला है, RENNIN वाला है। तो मिल्क प्रोटीन जो होता है उस पर कौन काम करता है? हमारे इन्फेंट, जो मैमल के इन्फेंट होते हैं, कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन, याद रखिएगा। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, लीवर और मसल में स्टोर होता है। ठीक है, और सेलिवरी एमाइलेज जो होता है उसका pH कितना होता है? 6.8। टोटल सेलिवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा ग्लैंड होता है? कौन सा होता है? वो होता है क्या? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, विटामिन E का नाम सुना होगा आप लोगों ने। विटामिन E को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से इम्पोटेंसी हो जाती है। और देखिए, विटामिन 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। वाटर में जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो B और C होते हैं, विटामिन B और विटामिन C। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं A, D, E, K। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके। B1 को हम लोग कहते हैं, जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है उसमें B1, B2, B3, B4 आप पढ़ते हो, उसमें जो B1 होता है उसको हम लोग थियामीन कहते हैं, और इसी की कमी से बेरी वाला रोग होता है। इसमें B12 बड़ा फेमस है, इसको कहते हैं साइनोकोबालामीन, यानी कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है। तो कभी पूछे आपसे कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन बताइए, तो ज़रूर इसका नाम आप लोग लेंगे। ठीक है, एक विटामिन होता है विटामिन K। विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड कोएगुलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, विटामिन A को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, जिसकी कमी से यहाँ पर हमें रतौंधी है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थैल्मिया, ये सब देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि सेलुलोज जब हम लोग खाते हैं, आपको पता है प्लांट का सेल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसमें सेलुलोज तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो याद रखिएगा, सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में सीकम रीजन में होता है, लेकिन अब आपको पता है सेलुलोज के लिए एंजाइम तो होता नहीं है, तो ये अल्टीमेटली चला जाता है सीकम में। ठीक है, कहाँ पे होता जाता है सेलुलोज? सीकम में जाता है। अब नेक्स्ट बात यह है कि आपने एंजाइम सुना होगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। इसमें से जो ट्रिप्सिन होता है ना, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, है ना, सिंपल बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम, है ना। और सारे हार्मोन्स भी, है ना, मैक्सिमम हार्मोन भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, या तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन भी होते हैं, खास करके एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉयडल होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, गोनैड्स से निकलने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकॉइड्स वगैरह जितने होते हैं वो सब स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। अगर एक बात आपसे बोलूँ, पेनक्रियाज जानते ही हो, मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, उसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका सारा का सारा सिक्रीशन बह के आता है ड्यूडेनम में,
और वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे अगर हम लोग पेनक्रियाज को रिमूव कर दें तो किसका डाइजेशन नहीं होगा? तो याद रखना प्रोटीन जो होता है रिमेन अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, उसका डाइजेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो सारे एंजाइम आप कहते हो एमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, स्वेप्सिन, सब के सब प्रोटीन होते हैं, है ना। फिर आता है आपका इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम लोग कहते हैं सकस इंटेरिकस, ठीक है। सकस इंटेरिकस इसको कहते हैं, जिसका पीएच जो होता है वो 7.8 होता है सकस इंटेरिकस का। और इसी एंजाइम में मौजूद होता है एंटेरोकाइनेज, है ना, एंटेरोकाइनेज इसमें मौजूद होता है। देखिए मसल हो गया, नर्व हो गई, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, नर्व में कंडक्शन होता है। इन सभी, चाहे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, चाहे आपका हार्ट मसल हो, कार्डियक मसल हो, चाहे आपका कनेक्ट कुछ भी हो, आपको ज़रूरत होती है कैल्शियम की और पोटेशियम की, ठीक है, याद रखिएगा। आप आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो स्टमक में स्टार्ट होता है, पेप्सिन एंजाइम जब होता है वहाँ पे। अच्छा, पेप्सिन पहले एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजेन, और फिर वो बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl। याद रखिएगा, पेप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है? तो वो HCl होता है, जो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ है। अब हम लोग एक बात करें कि हाँ, विटामिन डी जो होती है वो हमारे स्किन में सिंथेसाइज्ड होती है ना। विटामिन डी और सनलाइट के प्रेजेंस में इसका सिंथेसिस होता है। ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है। जो बाइल में जो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो सब स्टेरॉयडल होते हैं। अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन, है ना, प्रोटीन वगैरह से होने लगे, वैसे ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में तो कोई बात नहीं है, अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्रोटीन या उस अमीनो एसिड से होने लगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है फ्रॉग में एब्सेंट होती है, हम लोग में 3 होती है। टंग के नीचे वाली जो ग्लैंड होती है सैलिवरी ग्लैंड, उसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, है ना। और पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है? टाइलिन डक्ट होता है, ठीक है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन बी जो होता है वो कोएंजाइम की तरह काम करता है, याद रखिएगा। और मेरस्मस जो बीमारी है वो कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी की वजह से होती है। और क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। एक बात और बता दूं आप लोग को, अगर बच्चा 6 महीने तक का है, अपने माँ का दूध पी रहा है, लैक्टेशन पीरियड में है, तो उस वक्त उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्वाशियोरकर की बीमारी मोर देन 6 मंथ वाले ही लोगों को होती है। और जो टूथ में पल्प कैविटी पाई जा रही है हमारे टीथ में, डेंटल फार्मूला मैंने बताया 2123/2123, जो पल्प कैविटी होती है हमारे टूथ के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट, है ना। और टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड होते हैं उनको हम लोग, वो रीजन जो होता है वो होता है, कहलाता है क्या? पेपिलेई। और टंग जिस फ्लोर से अटैच होता है हमारे रीजन में, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है, फ्रेन्यूलम वहाँ पे होता है। निमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो पांस वेरोली में होता है। और अगर बात करें एल्व्यूलाई, कभी कभी सिगरेट पीने वाले लोग अगर, है ना, टीनेज में ही सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते थे, तो ऐसे लोगों को एक बीमारी होने का खतरा हो जाता है, उसको कहते हैं एम्फाइसीमा। और होता क्या है एम्फाइसीमा में? जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट मौजूद होता है, जो लिक्विड सर्फेक्टेंट हमारे पल्मोनरी रीजन में मौजूद होता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से एम्फाइसीमा हो जाता है। और एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं किससे? अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन से, ठीक है। स्मोक करने की वजह से एम्फाइसीमा बीमारी होती है। अच्छा, जब भी कोई स्मोक करता है तो उसकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह खूब मात्रा में जाते हैं, ऑक्सीजन भी जाता है, CO2 भी जाता है, लेकिन जिसका पार्शियल प्रेशर जाता है, ज़्यादा होता है, वही ट्रेवल करता है, वही वहाँ पर जो है डिफ्यूज होगा। तो RBC जो होता है, हमारी रेड ब्लड सेल जो होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर चलती है। याद रखिए 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट RBC करती है ना, ये बात याद रखिएगा। और मैक्सिमम तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन करते हैं, तो डायफ्राम जो होता है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। डायफ्राम कहाँ होता है? बिलो द लंग होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। मसल्स, हमारी जो मसल्स होती हैं
उनमें मायोग्लोबिन पाया जाता है और ब्लड में हमारे क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा क्लोराइड शिफ्ट, इसको हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। और ये क्यों होता है क्लोराइड शिफ्ट? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को सिखाता है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे होता है ना, आरबीसी कैसे इसका ट्रांसपोर्ट करती है। तो यही सब हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक बीमारी भी हमने पढ़ ली जिसका नाम था एम्फाइसीमा, जो कि स्मोकिंग से होता था। ठीक है। अब एक बात बता दूं आपको, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है हमारे लंग में, और जहाँ ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन वहाँ तक पहुँचा देता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। पकड़ लेना एसोसिएशन, छोड़ देना डिसोसिएशन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है जब राइट की तरफ शिफ्ट करता है ना, इसका मतलब समझ जाना पीएच डिक्रीज हो गया है। पीएच जब भी डिक्रीज होगा तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होगा वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। पीएच के डिक्रीज होते ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है। लंग की बात कर रहा हूँ तो लंग के बाहर की बात कर लेता हूँ। तो लंग के बाहर, हमारे लंग के बाहर मतलब लंग की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि पूरे लंग का एक इन्वेलप होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए कि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ भी करिए, बट कमेंट जरूर करिए कि आपने ये वीडियो को देख लिया। जब भी आप कमेंट करोगे मैं समझ जाऊंगा कि आपने इतने बजे रात को, इतने बजे दिन को, है ना, कब देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग और जो लोग नए इस पे आते हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नीट के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनसे शेयर जरूर करना। ठीक है। या आप किसी ग्रुप में भी डाल सकते हो, जो आपका नीट का ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, या जो भी आपका कोचिंग का ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हो। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो लंग का यहाँ पर करता है। अच्छा, कितना भी आप रेस्पिरेटरी एफर्ट लगा लो, कितना भी आप सांस बाहर कर लो, कितना भी बाहर कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है एयर हमारी लंग में ऑलरेडी मौजूद रहता है। उस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से 1200 ml करीब होता है। ठीक है। अब सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है। बताया मैंने, जब सांस अंदर लेते थे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई कोयला वैला जला के सो जाता है तो पता चलता है कि कोयला जला में सोने की वजह से हुई मौत। तो होता क्या है, कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको बड़ी मोहब्बत होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ऑक्सीजन से 200 गुना तेज़ी से रफ्तार से वो कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलने जाता है और उसको पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जहाँ भी आप रह रहे हैं। तो इसीलिए खुले में सोना चाहिए और कभी भी कोई चीज़ जला के नहीं सोनी चाहिए, जैसा कुछ जलने वाले टाइप का। ठीक है। और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। 70% करीब 70% करीब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ये भी बात आप लोग को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और फटाफट आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट करिए, बताइए कौन कौन ये वीडियो देख लिया है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आप वेट करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।